Okay, जी, we are live now. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज के दिन हम लोग आप लोगों के सामने हाजिर हुए कि हम पैक के बारे में थोड़ा सा आपको पहले भी आप लोगों को थोड़ी अपडेट होंगी, लेकिन मैं साथ साथ बता चलूँ कि पैक प्रोफेशनल एकेडमी ऑफ कॉमर्स हमेशा से चाहती है कि स्टूडेंट्स की ना सिर्फ एजुकेशनल ग्रूमिंग हो बल्कि पर्सनल ग्रूमिंग भी की जाए। उसी हवाले से लास्ट ईयर हमने एक जो है वो सेशन शुरू किया था जिसमें हम बहुत सारे सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ऑनलाइन बुलाते थे और उनकी सक्सेस स्टोरीज शेयर करते थे स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो एक एज एन इंस्पिरेशन वो सारे टीचर्स जो हैं वो और वो सारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन बन जाए। और जो प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहे हैं अभी करंट स्टडीज के अंदर, वो सारे प्रॉब्लम्स भी वो देख सके कि कैसे सॉल्व करने। तो इसी तरह गाहे बगाहे हम डिफरेंट किस्म के वेबिनार्स लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होते रहेंगे। आज के वेबिनार के अंदर हमने इनवाइट किया है मिस्टर मोहम्मद अब्बास, ACA हैं, ताकि वो स्टूडेंट्स को गाइड कर सके कि एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो इस हवाले से मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता चलूं कि द प्रोफेशनल एकेडमी ऑफ कॉमर्स है क्या। उसके बाद फिर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा अपना और अब्बास साहब का, ताकि आप लोग बाद में उनकी स्टोरी उनसे उनके बारे में कुछ क्वेश्चंस हम पूछेंगे। उसके बाद फिर आप लोग भी उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकेंगे। तो ये साथ साथ कुछ पार्टिसिपेंट्स हमारे पास ऑनलाइन होते जाते हैं, तो मैं उनको साथ साथ एडमिट करता रहूंगा। आसिफ साहब, अगर आप मुझे इसमें हेल्प आउट कर सकें कि जो पार्टिसिपेंट्स साथ बीच में ऐड हो रहे हैं तो आप उनको एडमिट करने में मुझे फैसिलिटेट कर दें। मैंने आपको को होस्ट कर दिया। अच्छा जी, प्रोफेशनल एकेडमी ऑफ कॉमर्स बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रोफेशनल स्टडीज का, ये 1983 से लॉन्च हुआ था, जबकि एमएस साहब ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बने और उन्होंने ये सीए में फैसिलिटेशन की जर्नी स्टार्ट की। 1987 में ये प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे उभरा और तब से लेकर अब तक लाखों एलुमनाइज जो हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन चुके हैं और डिफरेंट फर्म्स में और ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर रहे हैं पैक की बदौलत। इस वक्त अगर आप करंट टैली का जायजा लें तो पैक 43 मेडल्स और 149 मेरिट सर्टिफिकेट्स के साथ अभी तक टॉप ऑफ द लिस्ट है। कोई और इंस्टीट्यूशन अभी तक इतने अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सका। तो ये तो मैं बात कर रहा हूँ पैक की। पैक ने इस्लामाबाद के अंदर अपना सेटअप स्टार्ट किया 2016 में और तब से लेकर अब तक ये जारी और सारी है। इनिशियली जब पैक लॉन्च हुआ तो फारूक बलूच साहब हमारे प्रिंसिपल थे और उन का प्रॉपर आगाज किया, वो पौधा जो था वो बोया। और फिर 2020 के अंदर यासिर सज्जाद साहब जो कि खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उन्होंने हमें एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन किया और तब के बाद हमारी ग्रोथ एक फिनोमिनल रेट पे, इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स भी और इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स भी। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था पैक का कि पैक चीज़ें रोल है। साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि पैक ने हमेशा से ये कोशिश की है कि वो स्टूडेंट्स की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर भी इन्वॉल्व रहे और उनकी ग्रूमिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के बाहर ना निकले बल्कि कंप्लीट इंसान प्रोफेशनल बन के बाहर निकले। सिर्फ प्रोफेशनल एजुकेशन उसके पास ना हो बल्कि प्रोफेशनल अपीयरेंस भी वो लेके साथ जाए। तो उन चीज़ों में भी ये साथ साथ वर्किंग करते रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम उनकी ग्रूमिंग कर सकें। तो मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं जी। मेरा नाम अब्दुल राफे है और मैंने 2019 के अंदर पैक को ज्वाइन किया था। इससे पहले मैं यूफोन को सर्व कर रहा था। तकरीबन मेरा 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें हार्डकोर कस्टमर सर्विस भी है, इसके अलावा ट्रेनिंग भी। जब मैंने वहाँ से छोड़ा तो मैं एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर वहाँ से मैंने रिज़ाइन किया। तो ये
मैं कह लो एक ब्रीफ सी मेरी ये है। टीचिंग की बात करें तो तकरीबन मुझे 8 साल हो चुके हैं, जिसमें मैं फुल थ्रॉटल टीचिंग में इन्वॉल्व हूँ, और मुख्तलिफ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जिसमें इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, अरड एग्रीकल्चर है, बहरी यूनिवर्सिटी है, केएस यूनिवर्सिटी है, इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैं पढ़ा चुका हूँ। और फिर फाइनली मैंने पैक के साथ एसोसिएशन रखी है 2019, और अब मैं इधर एज अ वाइस प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ। मैं अब अपने की तरफ आऊँगा अब्बास साहब, जो कि 2.5 ईयर से पैक के साथ एज अ फैकल्टी एसोसिएटेड हैं। अब्बास साहब ने चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जनवरी 2018 में हुए, और उसके बाद ड्यूरिंग अपने जब चार्टर्ड अकाउंटेंट वो बने, तो उन्होंने अपनी आर्टिकलशिप जो स्टार्ट की, वो ग्रैंड थॉर्टन एक कंपनी है काफ़ी मशहूर, उसके साथ उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया। इसके अलावा मुख्तलिफ टेलीकॉम कंपनीज के साथ और पेट्रोलियम कंपनीज के साथ एसोसिएटेड रहे। नाम उनका मैं नहीं बताऊंगा कि जो कंपनीज हैं, ज़रूरी नहीं कि वो डिस्क्लोज किया जाए, लेकिन उनका अभी तक का 7 ईयर्स का सक्सेसफुल एक्सपीरियंस है। और उसके बाद उन्होंने अपनी फर्म भी बना ली है, जिसको वो तकरीबन 1 साल से ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन है अब्बास साहब का। मैं अब्बास साहब से चाहूँगा कि वो खुद भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना स्टूडेंट्स के सामने रखें, और फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि मैं सर से पूछूंगा, और फिर मैं स्टूडेंट्स जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन हैं और या फेसबुक पे अवेलेबल हैं, तो वो जो क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे वो क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग लेते रहेंगे। आप लोग चैट पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और आप लोग डायरेक्टली अपना माइक अनम्यूट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट वो हम सेशन के आखिर में आप लोगों के साथ सेशन पूरा शुरू करेंगे। तो अब्बास साहब, ओवर टू यू प्लीज सर, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स के सामने करवा दीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। Thank you very much, sir. My name is Abbas. Basically, I hail from Kahuta, तहसील ऑफ डिस्ट्रिक्ट पिंडी। सीए जो है मैंने क्वालिफाई किया 2018 में, जैसे राफी साहब ने बताया आपको। उससे पहले सीए इंटरमीडिएट के बाद आर्टिकल्स जो हैं वो मेरे ग्रैंड थॉर्टन से हैं 2014 से 2017 तक। और उसके बाद आफ्टर पोस्ट आर्टिकल्स मेरे एक्सपीरियंस है विद मल्टीनेशनल कंपनीज, कुछ टेलीकॉम सेक्टर में और पेट्रोलियम सेक्टर में। और तकरीबन ये भी मेरा तकरीबन 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस है आफ्टर पोस्ट आर्टिकल्स। और तकरीबन 1 साल से जो है मैंने अपनी फर्म स्टार्ट की हुई है विद द नेम ऑफ मोहम्मद अब्बास एंड को। और एज फार एज टीचिंग इज कंसर्न, तो मेरा तकरीबन पैक के साथ जो है वो अराउंड 2 इयर्स अबव जो है वो मेरे हो चुके हैं पैक के साथ। थैंक यू वेरी मच सर। जो ओवरऑल टीचिंग एक्सपीरियंस है आपका, तकरीबन वो 4 इयर्स एंड अबव हो चुका है। पैक के साथ आपको तकरीबन 2.5 साल, 2.5 साल जब से मुझे ज्वाइन किए हुए तब से हम आपको देख रहे हैं। तो सर, हम चाहते हैं कि सेशन बहुत लाइट रहे, तो हम कुछ बहुत ही बेसिक सवाल आपसे स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे कि आपकी बेसिक एजुकेशन कहाँ से थी, कहाँ से आपने अपनी एजुकेशन का स्टार्ट लिया? जी। बेसिकली क्योंकि मैं कोटा से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी जो एजुकेशन है वो भी अप टिल एफएससी जो है वो कोटा से ही है। और कोटा के कॉलेज है, एक ही स्कूल, वही कॉलेज था, इरम स्कूल। अ, उसी से मेरी मैट्रिक और एफएससी दोनों में। और उसके बाद जो है सीए जो है वो मेरा इस्लामाबाद से। अच्छा सर, ये एफएससी प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल वाला ही सिस्टम था वहाँ जी। पर? जी बिल्कुल, एज यूजुअल जैसे होता है। डायरेक्शन तो होती नहीं है हमारे यहाँ। अब डायरेक्शन होती है स्टूडेंट्स के पास, बच्चों के पास, उनके पास नॉलेज होता है। इससे पहले हमें बिल्कुल नहीं पता होता था, हमने वो टिपिकल अप्रोच जैसे होती है, मैट्रिक करना, मैट्रिक के बाद एफएससी करनी है, तो बिल्कुल मैट्रिक और प्री इंजीनियरिंग में मैंने एफएससी की। राइट। तो सर, इसमें ये बताइए कि अच्छा, और कुछ सवाल पूछूंगा, जैसे कि कितने फैमिली मेंबर हैं सर, और कोई और भी आपके साथ कोई सीए में आया, या बस आप अकेले ही हैं? नहीं सर, मैं वी आर 7, 6 भाई और एक बहन, 7 बहन भाई हैं हम। और सीए की फील्ड में मैं अकेला ही हूँ। कुछ मेरे भाई जो हैं वो इंजीनियर हैं, कुछ कॉमर्स की फील्ड से हैं, बट वो एमबीए या बीकॉम इस तरह की फील्ड से हैं।
बट स्पेसिफिकली सीए की फील्ड में या अकाउंट्स और फाइनेंस की एसीसी या सीए की फील्ड में सिर्फ अपनी फैमिली में से मैं ही हूँ। अच्छा सर, तो ये क्या वजह बनी, आपने क्यों ऑप्ट किया सीए? आप इंजीनियरिंग में क्यों नहीं गए, या बाकी फील्ड्स जैसे आपके भाई कर रहे हैं तो वो आपने क्यों नहीं फॉलो की? सर बेसिकली जो अप्रोच थी वो मेरी फैमिली की या मेरे पेरेंट्स की वो यही थी। जैसे सीए के बारे में लोगों ने सुना होता है, डिफिकल्ट नहीं होता, डिफिकल्ट भी नहीं, लोग कहते हैं होता ही नहीं। तो मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स भी यही कह रहे थे कि आप जैसे हमने स्टार्ट लिया कि प्री इंजीनियरिंग की, तो यही था कि आपने इंजीनियरिंग करनी है। उससे पहले मैंने आर्मी ट्राई की, पेरेंट्स का शौक था, वो नहीं हुआ, आईएसबी से रिजेक्ट, नॉट रिकमेंडेड। तो उसके बाद पेरेंट्स का यही था कि आपने प्री इंजीनियरिंग, सॉरी प्री इंजीनियरिंग की है तो आपने इंजीनियरिंग करनी है। बट मेरा जो है वो माइंड बना हुआ था फ्रॉम मैट्रिक। मैट्रिक में हमारे एक टीचर होते थे, वो उन्होंने हमें फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया था सीए से। तो वहाँ से मेरी जो है सर्च स्टार्ट हुई इसके बारे में। वहाँ से मेरा एक शौक था कि लोग कहते हैं वाकई मुश्किल है, मुश्किल लोग कहते थे, होता ही नहीं है। अभी तो खैर फिर भी वर्ड इसके लिए मुश्किल यूज होता है, किसी वक्त में ये होता था कि होता ही नहीं है। बट कंसिडरिंग द स्कोप इसका उस वक्त देख के मेरा उस वक्त माइंड यही बना था मैट्रिक के मैंने करना सीए ही है। उसको देखते हुए मेरा प्लान जो है वो अगेन मैट्रिक के बाद क्योंकि जब आप सीए में जा रहे हैं तो आपको मैट्रिक में पता है कि आपने सीए में जाना है, तो आपको कोई ऐसी फील्ड चूज करनी चाहिए जो कि आपको जो इंटरमीडिएट है, बेसिकली आपको इंटरमीडिएट के बाद आप आते हैं सीए में, तो वो जो कि आपको असिस्ट करे फॉर सीए। तो बेसिकली आई कॉम में जाएं या आप ए ओ लेवल्स में वो सब्जेक्ट चूज करें जो कि आपको कर सकते हैं। बट अगेन जो फैमिली में हमारा सिस्टम है कि खैर उस वक्त आई कॉम के इतने कॉलेजेस भी अच्छे अवेलेबल नहीं थे कोटा में, एक वजह ये भी हो सकती है। और सेकेंडली के पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सेफ अप्रोच में जाते हैं। तो आई स्टार्टेड एफएससी कंप्लीट की, आईएससी भी ट्राई किया, नहीं हुआ। फिर वही पेरेंट्स ने कहा, इवन एडमिशन भी एक आध यूनिवर्सिटी में हो चुका था इंजीनियरिंग का, बट डिसाइडेड कि नहीं, इंजीनियरिंग करके कह लें कि मेरा शौक था सीए में आने का। तो आई रिक्वेस्टेड पेरेंट्स, उन्होंने अलाउ किया, अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये चीज तो अभी तक साबित हो गई कि जिसको शौक होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का, ज्यादातर वही सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। बाकी लोग बीच में शायद इसी वजह से रह जाते हैं कि उनका शौक नहीं होता, किसी वजह से वो ऐड इन होते हैं। तो सर मुझे ये बताइए जी कि बिल्कुल, जब आपका शौक भी होना चाहिए। और जब आप इस फील्ड में आ चुके हैं, सीए आपने स्टार्ट कर लिया, तो जैसे कहते हैं कि आपने सब कश्तियां जला देनी है, देर इज नो वे बैक, और आपने इसी में ही रहना है। तो जब आपका ये इस मोटिव के साथ आप आए हो, तो मुश्किल जरूर है बट बिल्कुल अचीवेबल है ये। वेरी राइट। तो सर जब आप फिर आपने अच्छा, जैसे हमने डिस्कस किया कि आपने बताया कि उस वक्त सीए और मुश्किल हुआ करता था, मॉड्यूल सिस्टम होता था, ये अभी एएफसी और कैफ लेवल तब पहले नहीं होते थे। तो सर अब वाला आपके ख्याल में ज्यादा मुश्किल है या आपके लेवल वाला ज्यादा मुश्किल? ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि तब सर मुश्किल। मैं सिस्टमेटिकली दोनों चीज़ें मैं कहूँगा। सिस्टमेटिकली भी थोड़ा मुश्किल था। सिस्टमेटिकली मीन कि उस वक्त मॉड्यूल्स होते थे, और बैड फेलियर का कॉन्सेप्ट शायद आज के बच्चों को पता भी नहीं होगा। बैड फेलियर क्या होता था कि अगर आप एक पेपर में आपके मार्क्स सर्टन लेवल से कम होते थे, तो आपके अगर बाकी पेपर्स में पास हैं तो आपका पूरा मॉड्यूल फेल हो जाता था। तो ये सिस्टम होता था, सिस्टमेटिकली भी टफ था। यस। और दूसरा है कि मैं ये भी कहूँगा कि आज जो है आज के दौर में नॉलेज और टीचर्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू उस वक्त के। थे मतलब अच्छे टीचर्स भी थे, बट स्टिल वो कम थे, और इंस्टीट्यूट भी कम थे। तो डेफिनेटली दोनों वाले से पहले मुश्किल था। बहरहाल आज भी कोई इतना आसान नहीं है। अगेन उस वक्त भी और आज भी आपकी अगर डेडिकेशन है टुवर्ड्स दिस, और आप स्ट्रगल करने के लिए आए हो और आप स्ट्रगल कर रहे हैं उसके लिए, एफर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली रिवार्ड है। वेरी राइट। अच्छा सर, जब आप बैड फेलियर की भी बात करते हैं तो आप ऑब्वियसली जब इतनी मेहनत करनी पड़ती थी तो काफी कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती होगी, स्टडीज के लिए भी और अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए भी। तो क्या चीज थी आपके अंदर जो आपको मोटिवेट करती थी और आप
को कंसंट्रेट करने में हेल्प करती थी? क्या किस तरह से आप कंसंट्रेशन करते थे? कंसंट्रेशन में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें से मैं सबसे पहले तो कहूँगा, क्योंकि मेरा ये शौक था और इस शौक के अगेंस्ट जो है, अब ये ज़ाहिर है ये कोई आपका पार्ट टाइम शौक तो है नहीं, आप अपनी लाइफ जो है आप कैरियर की बात करें और कैरियर पे आप शौक की बात करें। नॉर्मली हमारे यहाँ जो है ये ऐसा होता नहीं है कि हम कहें जी कि हम कैरियर जो है बाय विल चूज कर रहे हैं। हम शायद हम फर्स्ट में हम स्कोप ही देखते हैं कि किसी चीज़ में कितना स्कोप है। तो जब आप किसी शौक में आए, किसी एक तो ये मोटिवेशन थी कि ये मेरा शौक है, मैंने इसे कंप्लीट करना है। और सेकेंडली मोटिवेशन जो है वो आपको सराउंडिंग से भी मिल जाती है। वो सराउंडिंग से इस तरह से मिल जाती है आपको, आप सुनेंगे हर मतलब आज भी बच्चे सुनते होंगे अपने हर दूसरे पीयर से, दूसरे स्टूडेंट से, दूसरे सीनियर से कि यार ये होता नहीं है, ये मुश्किल है। अब तो हर मुश्किल वर्ड यूज होता है कि अब ये होता ही नहीं है। तो ये वर्ड जो हैं ये भी इटसेल्फ आपके लिए मोटिवेशन होते हैं कि जो द पीपल थिंक कि यार ये होता नहीं है, तो आप इसके और ट्राई करें यार, ये होगा, टू प्रूव देम रॉन्ग। और सिर्फ मैं नहीं, इसमें बहुत सारे लोगों ने मोर देन 10,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उन लोगों ने इस चीज़ को प्रूव किया है कि ये वाकई मुश्किल है, नो डाउट अबाउट दैट। ज़ाहिर है आप एक ऐसी चीज़ को की ख्वाहिश कर रहे हैं जिसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, जिसके आउटकम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ज़ाहिर है उसके लिए आपको एफर्ट तो करनी पड़ेगी। बट दैट्स अगेन वो मैं कहूँगा कि अचीवेबल है। बिल्कुल सर, अचीवेबल है तो आप हमारे सामने बैठे हैं और अचीव करके। तो आपने कहा कि शौक एक मेजर रोल प्ले करता है कि आपके अपना शौक है इस चीज को करने का, अचीव करने का। दूसरा ये कि प्रूव द अदर्स रॉन्ग, के बाकी जो लोग हैं वो समझते हैं कि नहीं हो नहीं सकता, तो आप उनको प्रूव कर सकेंगे नहीं यार मैंने किया है, तो इसका मतलब है इट इज डूएबल। तो एक जी, चीज और ये। तीसरा मैं ये भी ऐड करूंगा कि आपने इसमें सिंपली आपके पीछे जाने का रास्ता नहीं है, देयर इज नो वे बैक। आपने एफएससी के बाद आपने स्टार्ट कर लिया, यू स्टार्टेड, और अगर आप ये कहेंगे या साथ में कुछ और भी कर लूँ कि इसके साथ साथ, तो वो नहीं है, नहीं था और नहीं होना भी चाहिए कि आपका फोकस हो कि मैंने यही करना है, अगर ये नहीं किया तो देयर इज नो कैरियर। तो ये भी एक मोटिवेशन होती है इससे। अब तो सर कुछ वे आउट निकाले हैं लोगों ने, जैसे कि वो साथ में बीकॉम कर लेते हैं या फिर वो बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की भी ऑप्शन उनके पास अब अवेलेबल है। तो वे आउट्स तो वो निकाल लेते हैं, बट आपका ख्याल क्या कहता है कि ये वे आउट्स क्या वे आउट्स हैं, या कंसंट्रेशन सीए की तरफ ही होनी चाहिए? सर मैं इसको डिस्करेज नहीं करता कि आप ना करें, अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हैं तो करें। बट मैं यही कहूँगा कि आपको जिस चीज़ ने पे करना है वो ना तो बीकॉम कर, आप सीए में इंटर हो चुके हैं, आपको ना तो बीकॉम वो पे कर सकता है जिसकी उम्मीद लेके आप आए थे, ना ही वो बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस, ना ही मास्टर्स कर सकता है, राइट। जो आप ड्रीम लेके आए थे वो ड्रीम आपका सीए ही पूरा कर सकता है। तो मैं अपनी बात करूं या मैं मुझसे कोई एडवाइस ले, पर्सनल मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप सीए में आ चुके हैं, आप डेडिकेटेड होके आप सीए पे ही फोकस करें। जो टाइम आप किसी और पे लगा रहे हैं वही आप इस पे लगा रहे हैं। वंस आप सीए आपने कर लिया, यू आर डन विद द सीए, तो आपको ये मास्टर्स, ये बीएस, ये कुछ भी जो है नजर नहीं आएंगे, राइट। और वो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस फील्ड में आ चुके हैं तो आप सारी किश्तियाँ जला के हैं और फुल जो है वो एफर्ट जो है इसके ऊपर लगाएं। अच्छा, इसमें सर थैंक यू। ये तो मेरा ख्याल है बहुत इंफॉर्मेटिव बात होगी कि सारे जो बाकी ऑप्शंस की तरफ देखते रहते हैं, तो बजाय बाकी ऑप्शंस देखने के अगर इसी भी कंसंट्रेशन कर लें तो मेरा ख्याल है रिजल्ट ओरिएंटेड बात हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे। एक एक क्वेश्चन सर जो कि बहुत ज्यादा रेज होता है, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का आपने इरादा कर लिया और आपने फील्ड भी चूज कर ली, तो अब यहाँ पर मैं पहले तो आपसे पूछता हूँ कि फैमिली प्रेशर कितना था कि जी सीए में चले गए हो, ये तो होता ही नहीं है। दोस्तों ने, रिलेटिव ने क्या कुछ आपको कहा कि यार किधर चल गई, कुछ कहा ऐसा लोगों ने? जी बिल्कुल, एज यूजुअल जैसे सबके साथ होता है, आज भी होता है। आपके सीनियर्स, आपके मेट्स, इवन आपकी फैमिली में भी लोग कहते हैं, बिकॉज उन्होंने यही सुना होता है कि ये नहीं होता। और हमारे इवन हमारी सिटी में भी कुछ चंद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो कि अभी हैं, जब मैं था तो शायद उस वक्त एक या दो ही थे। तो ये सुन सुन के फैमिली भी जो है वो ये कह रही होती है कि शायद बिकॉज हम में से, मतलब मैं अपनी बात करूं तो मैं
एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और अगर आप वहाँ पे आप कैरियर फेलियर्स हो जाएं, अब 2 ढाई 3 साल अगर आप वेस्ट करके आप ये कहेंगे कि ये अब मैं दोबारा दोबारा से स्टार्ट करूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो इसका मतलब आपका करियर जो है वो फिर आप वेस्ट होने का खदशा होता है। तो एज यूजल बिल्कुल फैमिली का प्रेशर था। अगेन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, फाइनेंशियल प्रेशर्स भी होते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस आपकी फैमिली की आपसे होती हैं, बिल्कुल वो भी थे। फिर आपके सराउंडिंग में आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके साथ के लोग हैं जो किसी और फील्ड में जा रहे होते हैं, क्योंकि सब ने यही सुना होता है। उनकी नीयत में कुछ ऐसा नहीं होता, बट दे हैव हर्ड दिस कि ये मुश्किल नहीं, ये नामुमकिन है उस वक्त। तो बिल्कुल ये प्रेशर थे इसके साथ साथ। बट मैं यही कहूँगा, अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि इसको कोप कैसे किया, तो मैंने एक चीज़ डिसाइड कर ली थी कि ये प्रेशर कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। मतलब यू हैव टू लिसन टू योर फैमिली, यू हैव टू लिसन टू द पीपल। तो इससे बेटर ये है कि आप जो है अपना हेड डाउन करें एंड आप कंसंट्रेट करें अपनी स्टडीज के बजाय कि इन बातों के, बिकॉज आप बातों से किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। कि मैं सीए के प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे आप उसे, सीए के प्रोज में तो आप बहुत कुछ बता देंगे, बट अगेन वो आपसे ये कहेगा ये होता नहीं है, राइट। और इसके बहुत सारे मिथ्स भी मशहूर हैं जी के कुछ सिलेक्शन के ऊपर पेपर पास होते हैं, और वो एक बार चीज़ मशहूर होती थी कि ऊपर से वो फेंका जाते हैं, पेपर्स फेंके जाते हैं, और जो टेबल के ऊपर आएंगे वो पास होंगे टेबल के नीचे। ये इस तरह की चीज़ें मशहूर होती थी। तो तो इसका हल यही है कि आप इसको छोड़ दें, सब बातों को छोड़ के आप फोकस करें अपनी स्टडीज़ के ऊपर, बिकॉज दिस इज़ द ओनली थिंग कि आप अगर आप किसी को सेटिस्फाई करना चाहते हैं उसकी बातों को, तो वो यही है कि आप क्वालिफाई करें। तो वो यही था कि आप हेड डाउन करके भाई, और मैंने भी यही किया, हेड डाउन और स्टडीज़ पे फोकस। तो सर जब आप फाइनली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, तो फिर उन उन लोगों के क्या कमेंट्स थे? फिर उन लोगों की कुछ राय बदली? जी सर, क्योंकि पॉजिटिव विद पॉजिटिव इंटेंशन मेरे जब, क्योंकि फैमिली जो होती है वो फैमिली बेसिकली दे डोंट वांट यू टू स्ट्रगल। वो नहीं चाहते कि आप किसी ऐसी जगह पे आए जहाँ पे आप सरवाइव ना कर पाएं। तो उनकी तो पॉजिटिव इंटेंशन होती है, हर बहुत सारे लोगों की पॉजिटिव होती है। तो मैं अगेन जब, क्योंकि मैं इंटर हो चुका था, हाफ वे डन था, स्टार्ट ठीक था, तो फिर फैमिली है पहले भी सपोर्ट कर रही थी, तो उन्होंने फिर सपोर्ट किया। और फिर अगेन मैं मुझे याद है कि शायद मैं इंटरमीडिएट के बाद अपनी जब फर्म था तो फर्म में मैं शायद अपनी मोटिवेशन में कहीं लूज कर रहा था। क्योंकि आज भी बच्चों में और उस वक्त भी यही होता था कि अगर आप सीए इंटरमीडिएट कर लेते थे तो आप एक अच्छी जॉब जो है वो अर्न कर लेते थे। तो वहाँ पे थोड़ा सा बंदा जो है वो कंफर्ट जोन में जाने जाता है, जहाँ पे मैं भी गया था। तो वहाँ पे मेरे फादर ने अगेन दे कंटिन्यूसली रिमाइंडिंग मी कि यार आपने यहाँ पे आए थे इसलिए नहीं कि आपने पैसे अर्न करने थे। यू सेड कि मैं सीए क्वालिफाई करूँगा। तो वो कह लें कि वो पेरेंट्स की वो अगेन बार बार वो पुश जो है वो इस चीज़ पे लाता था कि नहीं, इट्स नॉट इनफ, आपको कंप्लीट करना है। चलें, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपके पेरेंट्स ने भी आपको बहुत ज़्यादा पुश किया, और ये एक और मोटिवेशन फैक्टर बन गया आपके लिए कि आपने इंटर के बाद जो पुश चाहिए था वो रिक्वायर हुआ। सर जी फेलियर्स भी देखे, सारे कहते जी हैं सर, बिल्कुल फेलियर। बिल, बिल्कुल फेलियर्स देखे, और फेलियर भी ऐसे कि समटाइम जो है बंदा शॉक भी लगता है। आई वाज फेल्ड इन आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आज के बच्चों के स्टार्ट के लेवल पे उस वक्त हमारे डी में होता था, ये मॉड्यूल डी में होता था। और मॉड्यूल डी में अगर पूरे हमारा सीए इंटरमीडिएट होता था, आज जो कैफ है वो सीए इंटरमीडिएट होता है। जो सीए इंटरमीडिएट में सबसे जो आसान पेपर होता था वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का होता था। इवन इसके बारे में ये मशहूर होता था कि आपको बेसिक नॉलेज अगर हो तो आप इसे ना भी पढ़ें तो ये पास हो जाता था, और ये एक्चुअली होता भी ऐसे ही था, वो आसान था। बट वो जो है वहाँ पे आई फेल्ड थ्राइस, तीन तीन दफ़ा मैं उस पर फेल हुआ आईटी के पेपर पे, जिसको मैं इतना आसान कह रहा हूँ। तो कह लें कि वो क्या रीज़न थी, वो कंफर्ट जोन था, ओवर कॉन्फिडेंस था, राइट, कि ये हो जाएगा। और वो एक दो नहीं 3 बार, और ऐसा नहीं कि मैं पहली बार, ये सेकंड बार, थर्ड फोर्थ टाइम मैंने सही उसमें मेहनत भी की, बट सम टाइम जो है वो लक नहीं आपके साथ होती। तो जी बिल्कुल फेलियर जो है वो सबसे बुरा फेलियर ये था। बाकी जो है साथ साथ रेफरल चलते रहे, वो साथ साथ पेपर पास होते रहे। फाइनल के लेवल के ऊपर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्टार्ट अच्छा था। जो जो पेपर्स मैंने अटैम्प्ट किए होते रहे। जब मैंने आर्टिकल्स छोड़े थे तो उस वक्त
2017 में, जून 2017 में या जुलाई 2017 में मेरे आर्टिकल खत्म हुए थे। मेरा एक पेपर रहता था, तो वो मैंने दिसंबर के अटेम्प्ट में जो है वो पास कर लिया था। तो इसका मतलब है यही वजह है कि आप काफी वन ऑफ द यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो हमने देखा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो ज्यादा उनकी उम्र हो चुकी थी, बल्कि अभी रिसेंटली डिस्कशन हुई थी तो एक 50 इयर्स के अभी साहब हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली उनका वो पेपर क्लियर हुआ है। तो बहुत ये कहते हैं अनहोनी बात है कि बहुत यंग एज में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन जाते हैं। अच्छा जी सर, बिल्कुल होते हैं। अगेन मैं वही कहूँगा, ये टू क्रिएट मोटिवेशन अमंग्स द पार्टिसिपेंट्स के यस कम हैं, लेकिन वो कम इसीलिए हैं कि स्ट्रगल भी कम कर रहे हैं, राइट। और जो एफर्ट का लेवल उस लेवल पे लेके आ रहा है जो कि आपको इस के लिए चाहिए, वो कामयाब भी हो रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, कुछ स्टूडेंट्स के लिए इस हवाले से एडवाइस की जरूरत है कि जी सर। अब ये ऑब्वियसली पूछेंगे तो हम आपसे कि आपने क्या किया उस टाइम पे जब आप स्टडीज कर रहे होते थे, तो कितना टाइम आप स्पेयर करते थे अदर एक्टिविटीज में पढ़ाई के अलावा? यानी आप इनिशियल लेवल से बता दें कि जब मॉड्यूल 1 था, मॉड्यूल 2 था, तो आपके पास कितना स्पेयर टाइम होता था? बाद में की टू सक्सेस आप समझते हैं क्या इसके अंदर है? जी मैं बिल्कुल सर, मैं बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं की टू सक्सेस अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनको भी बताता रहता हूँ, और बार बार मैं अपने लेक्चर्स में इस बात को कहता हूँ कि जो इस पूरे इस अगर मुझसे पूछें क्या आपकी की टू सक्सेस था और ऑन टाइम सक्सेस क्या की रीज़न क्या थी, वो थी जी कि कंसिस्टेंसी, बस नथिंग। आपकी डेडिकेशन, आपकी एफर्ट्स, हर बंदा यहाँ पे जब आता है स्टूडेंट्स, तो मैं कहता हूँ कि 90% स्टूडेंट्स जो इसी नीयत से आए होते हैं कि उनने इसको करना है, उसको एज ए पार्ट टाइम लेके नहीं आए होते। तो डेडिकेशन तो 90% स्टूडेंट्स की होती है, बट कंसिस्टेंसी ये वाहिद आपका सोल्यूशन है इसका कि आपने, मैं इसकी एग्जांपल यूँ देता हूँ कि आप अपने स्टूडेंट को बताते हो, आप जायज़ के कि आप इस कोर्स को लेके जाएं लास्ट मंथ में, आप कहें जी कि बहुत शॉर्ट कोर्स है, कोई भी सब्जेक्ट है चाहे, वो आप लास्ट मंथ में आप कहें जी कि मैं उससे 24 आवर्स पर डे पढ़ रहा हूँ, या मैं कह रहा हूँ कि 18 आवर्स में पर डे लेके जा रहा हूँ उसको, और मैं कोर्स भी कवर कर लिया है। तो मैं कहूँगा कि आप 40% 40 to 50% आप चांसेस वहीं पे रिड्यूस करके आ गए कि आप उसको लास्ट मंथ तक लेके आ गए हैं। तो अगर बजाय इसके कि अगर आप उस सब्जेक्ट को, मेरे अपने सब्जेक्ट से मैं अपने बच्चों को बताता रहता हूँ कि आप हार्डली स्टार्ट में रिजल्ट से पहले आप 20 मिनट्स भी अगर आप उस टॉपिक्स को दे दें तो ये मोर देन इनफ है, राइट। और रिजल्ट के बाद इसको आप इंक्रीज करते जाएं, और पर अगर आप पर सब्जेक्ट जो है वो 1 आवर बता रहा हूँ मैं, 1 आवर भी शायद मैं थोड़ा ज्यादा बता रहा हूँ, ऑन सेफर साइड में 1 आवर बता रहा हूँ। अगर 1 आवर अगर अपने सब्जेक्ट पर डे आप दे रहे हैं पेपर में, देर इज नो रीजन, लक होती है समटाइम, आपकी चीजें क्लिक नहीं करती वो, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इस अटेम्प्ट में नहीं हो तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, बट आपकी कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। इसके अलावा मतलब देर इज नो अदर वे आउट। अगर आप एंड पे जा रहे हैं, हो ऐसा हो सकता है कि आप मंथ एंड, सॉरी सेशन के एंड पे लेके जाएं, और लास्ट मंथ में आपने सुना जी मेरे दोस्त ने लास्ट मंथ में जो है वो एक टैक्स का पेपर था, उसने लास्ट मंथ में सिर्फ पढ़ा और कर लिया, राइट, या कोई और पेपर था। ऐसा है, एक आध केसेस, 2 केसेस हो सकते हैं, बट मैं कह रहा हूँ कि आप उस लेवल तक अपने रिस्क को लेके ही ना जाएं कि जहां आप कहें कि मेरी कामयाबी की जो रेशियो है वो जो एक्सपेक्टेशन है वो 50% है। अब स्ट्रेट अवे आप 50% चांसेस तभी रिड्यूस कर जाते हैं जब आप साथ साथ आप सिलेबस को नहीं कवर कर रहे। तो बिल्कुल साथ साथ जायज़ के कि आप आखिर में जाके 18-18 घंटे दें, अगर आप डेली बेसिस के ऊपर 20-30 मिनट्स दे रहे हैं, राइट, और आफ्टर रिजल्ट आप 1 आवर तक उसको लेके जा रहे हैं, तो दिस इज की टू सक्सेस। राइट। ये वाकई आपने बहुत इंफॉर्मेटिव बात बताई कि डेली का काम डेली कर लेना बेहतर है, बजाय इसके कि आप उसको एंड तक कैरी करते रहें और वो एक बर्डन भी होगा। अच्छा, वैसे हम ये भी देखते हैं कि जब आपने एक चीज़ नहीं की होती तो वो आपके सर पे सवाल जरूर रहती है कि यार पढ़ा नहीं था, पढ़ा नहीं था, पढ़ा नहीं था, पढ़ना है। तो वो एट द एंड आपको वो प्रेशर ही शायद हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल उससे बेहतर है कि इंसान टाइम टू टाइम उस चीज़ को कवर करता रहे। अच्छा बिल्कुल, और सर, बिल्कुल एक मैं और इसमें ऐड करूंगा, आपका एक्स्ट्रा प्रेशर आपके ऊपर माउंट होता है, उससे आप उससे भी आप कोप नहीं कर पाते, उससे भी कोप करना पड़ता है, फिर आपको सिलेबस भी कवर करना पड़ता है। और दूसरा ये भी कि आप अगर साथ साथ पढ़ेंगे तो साथ साथ पढ़ के आपने जो कॉन्सेप्ट ग्रास्प करने हैं और जो एंड पे करेंगे उसमें बहुत फर्क है। तो आप एंड पे जाकर करें तो वहां पे तो आप वैसे ही जो है क्योंकि आपके पास ना तो टीचर की अवेलेबिलिटी होगी उस तरह से,
ना आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और उस वक्त तकरीबन 3-4 महीने गुजर चुके होते हैं, तो आपको चीज़ें सही क्लियर भी नहीं होती, तो आप वहाँ पे फिर रट्टा सिस्टम पे जाते हैं, तो वहाँ पे आप फिर अपने चांसेस फर्दर रिड्यूस कर देते हैं। प्लस ये भी मैंने देखा कि जो एक कोर्स को इतना एंड तक कंपाइल करके बैठते हैं, वो बाकी कोर्सेज में भी वो शायद क्लियर हो भी जाए, जो इतनी मेहनत से करके उस पर करते हैं, और बाकी कोर्स पे सफर कर जाते हैं उसकी वजह से। बिल्कुल। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हमने देखा जो स्टूडेंट्स के लिए होता है। अच्छा सर, एक और सवाल जो कि मैंने अपनी पाइपलाइन में रखा है वो ये कि इंटर लेवल तक एक स्ट्रगल थी, आप पढ़ते रहे, उसके बाद जब इंटर लेवल कर लिया तो फर्म ढूंढने का एक मसला आजकल काफी चल रहा है कि जी फर्म कैसे ढूंढी जाती है, फर्म में आपने कैसे अपीयर होना है क्या, तो वो जरा फर्म हंटिंग के बारे में थोड़ी सी गाइडलाइंस अगर आप दे सकते। जी, फर्म्स के बारे में, फर्म्स की हंटिंग के बारे में सिंपल, मैं अभी तो आपकी काफ़ी सारी जो फर्म्स हैं वो ऑनलाइन सिस्टम है उनका। आप मैं स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करूंगा, खास करके जो स्टूडेंट्स बिल्कुल करीब करीब होते हैं, या हम फाइनल के पेपर दे, सॉरी इंटरमीडिएट के या कैफ के कुछ आखिरी पेपर, लास्ट पेपर्स में होते हैं, वो फ़ौरन से जॉब, सॉरी फर्म हंट पे जाते हैं। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप पहले जो है अपने पेपर्स के ऊपर फोकस करें और पेपर्स क्लियर करें। आप पेपर्स क्लियर होने के बाद, अगर आपके क्लियरेंस हैं, इस टेन्योर में, कोविड के टेन्योर में थोड़ा सा मुश्किलात आई हैं, फर्म्स हंटिंग में मुश्किल हुई हैं बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, बट अदरवाइज आपको यहाँ पे आपके इस्लामाबाद, लाहौर, कराची मेन सिटीज़ हैं, यहाँ पे आपके पास ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम अब और चीज़ें भी आ चुकी हैं। अब आपके पास पहले सिर्फ फर्म्स में होता था, अभी आपकी इंडस्ट्री आर्टिकल्स भी हैं, तो आप वो ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल हैं। तो जी बिल्कुल, आप फर्म फर्म हंट करना चाहें या आप इंडस्ट्री में जाना चाहें, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, और इसको हंट करने का तरीका ये कि आप पहले अपने पेपर, क्योंकि आर्टिकल्स आपके रजिस्टर्ड हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर कैफ, या अगर आपका बी कॉम वगैरह है, तो अगर आप कैफ की बेसिस के ऊपर जा रहे हैं, अगर आपको वो है ही नहीं, तो आपने फर्म में जाके क्या करना है, या फर्म हंट करके क्या करना है आपने। फर्म में जा रहे हैं या आप इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपके पेपर जो है वो पास होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए कैफ, और उसके बाद आप जॉब हंट करें, सॉरी फर्म हंट करें या इंडस्ट्री हंट करें, वो थ्रू ऑनलाइन करें, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल है, अभी भी हैं, सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। उसके लिए सर रेफरेंस कितना काम आता है? सर रेफरेंस बिल्कुल है, मैं इससे डिनाई नहीं करता कि रेफरेंस के बगैर, बट मैं इससे भी डिसएग्री करता हूँ कि रेफरेंस के बगैर होता नहीं है। आपके जितनी बड़ी फर्म्स हैं, ये आपके टॉप 10 फर्म जितनी भी, ये सारे आपके टेस्ट लेती हैं, और टेस्ट या एटलीस्ट इंटरव्यू लेती हैं, कुछ और कुछ टेस्ट प्लस इंटरव्यू लेती हैं। और मुझे भी याद है, मैं जीटी में दिया था, तो उन्होंने टेस्ट लिया था, और टेस्ट के बाद इंटरव्यू, और अगर आपका रेफरेंस हो भी, तो अगर वहाँ पे, मतलब मैं खुद जीटी में 3.5 साल रहा, अगर आप वहाँ पे का रेफरेंस है भी, अगर आपका टेस्ट पास नहीं है, तो आपको नहीं रखते। तो रेफरल का आप ये कह सकते हैं कि शायद आपको टेस्ट में शॉर्ट लिस्टिंग में हेल्प आउट कर सकता हो, जस्ट इट। और इसके अलावा बाकी फर्म्स जो हैं आप मेरिट पे रखती हैं, तो वो बिल्कुल रेफरल का है रोल, बट इतना रोल नहीं है कि आप, अगर आपके स्किल्स हैं और आप में कैलिबर है, तो वो डेफिनेटली वो प्री रिक्विजिट्स हैं, मतलब रेफरल जो है प्री रिक्विजिट नहीं है। ऑलराइट। अच्छा सर, इसमें अब जैसे कि अब आप माशाल्लाह से चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए और आपने फर्म्स में भी एक्सपीरियंस ले लिया, तो अब आपको ये ख्याल कैसे आया कि अपनी फर्म स्टार्ट कर ली जाए, और ये फर्म स्टार्ट करने के बाद का एक्सपीरियंस सर कैसा जा रहा है? एक्चुअली फार्म का जो स्टार्ट था, एक्चुअली जब आप आर्टिकल्स कंप्लीट करके जॉब में आते हैं, ये भी एक जो है आपकी लाइफ का एक नया दौर होता है। वहाँ पे क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, मैं अगर सिर्फ सीएस की बात करूँ, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, यानी कि अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप जॉब कर सकते हैं। हर के अपने मेरिट्स डीमेरिट्स हैं, कुछ सही या गलत नहीं है, आपकी अपनी जो है पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप को क्या चीज़ जो है वो सूट कर रही है। जैसे मैंने कहा स्टार्ट में, मेरे पेरेंट्स से कि आपने इंजीनियरिंग करनी है, मैंने शौक था, मैंने जो है सीए करना है, सो मैं उस तरफ मूव हुआ। जब आप जॉब में आते हैं, तो वहाँ पे आप में जॉब में आने के बाद आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है। तो मैं 2 साल 2 ढाई साल तक मैं जॉब की,
उसके बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरी जो पर्सनैलिटी है वो जॉब वाली है ही नहीं, राइट। तो मुझे कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में आना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे 2-2.5 साल लगाने के बाद वो आपको कैसे फील होता है, आपको थ्रू वेरियस आप जो करना चाह रहे होते हैं एक जगह पे, आप एक कंपनी में, एक इंडस्ट्री में, वो आप नहीं कर पाते ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। आपके पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, उसमें पॉलिटिक्स हो सकती हैं, या आपके वहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसमें उसके साथ क्लैशेस हो सकते हैं। तो वो जब इस तरह के इश्यूज आते हैं तो आपको फील होता है कि नहीं, मैं या तो उनको आप बियर कर लें। अगर आप उनको बियर कर लेते हैं और उसको आप चुप कर जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप जॉब के लिए सूटेबल हैं, राइट। और या आप कहते हैं कि नहीं, बस मैंने कंफर्ट जोन में रहना है, सी हो गया, बस अब एक पर मंथ सैलरी आ रही है, दैट इज सफिशिएंट। तो आप ये सफिशिएंट आपके लिए, आपकी मोटिवेशन को कीप रखने के लिए, तो आप उस पर करते हैं। बट अगर आप इन चीज़ों से नहीं है, सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं, या आप एक रूटीन की लाइफ से नहीं, आप थोड़ी मुश्किल लाइफ में आना चाहते हैं, या मुश्किल लाइफ से आ जाए कि आप थोड़ी सी नई ऐसी लाइफ में जिसमें कुछ नई चीज़ें हों, क्रिएटिव चीज़ें हों, तो उसमें आना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली बिजनेस के बारे में सोचते हैं। तो बिल्कुल 2-2.5 साल, दो मैंने टाइम थोड़ा ज़्यादा लिया। मैं तकरीबन साल डेढ़ के बाद ही स्टार्ट करने लगा था, बट अगेन इसमें थोड़े से प्रेशर्स होते हैं। वो करते करते मैं तकरीबन जून जो है, लास्ट जून में मैंने फर्म स्टार्ट की। तो ये आप ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सनैलिटी, कि आप किस तरह के, जॉब वाली नेचर के हैं या आपकी बिजनेस नेचर है। अच्छा और सर, सही और गलत इसमें से कुछ भी नहीं है। आई हैव सीन पीपल ऑन द जॉब्स जो कि बड़े अच्छे पोजीशंस पे, और इवन जिनकी फर्म्स हैं उनसे भी अच्छी फ्लरिश कर रहे हैं, और कुछ फर्म्स में भी। बट ये इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या चाहते हैं। बिल्कुल इवेंचुअली बात तो आपके शौक पे आ जाती है, और आपकी, आप कह लें कि कैपेसिटी पे आ जाती है कि आप कितना बियर कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपने सही फरमाया। अच्छा सर, अब मैं चाहूँगा कि जितने पार्टिसिपेंट्स हमारे ऑनलाइन मौजूद हैं, मैं उनके लिए फोरम ओपन कर दूं, और वो जो क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चंस पूछेंगे। उसके बाद फिर मैं आखिरी सवाल एंड में आपसे एक पूछूंगा, वो एंड के लिए मैं रख देता हूँ। बाकी अभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल हैं, अगर कोई भी सवाल वो आप सर से पूछना चाह रहे हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम, आप पूछ आज़ाद सकते हैं हैं। यारो, इस्लाम दी घड़ी वॉशरूम में जाएगी। अच्छा, तो ये खैर इंफॉर्मेशन हम नहीं सुनना चाह रहे थे। कोई और कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं। सर ऑनलाइन है तो आप बिल्कुल, जैसे हमजा ने भी हाथ रेज कर लिया, तो आप लोग भी हाथ रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमजा आप अनम्यूट कर सकते हैं और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप फर्म में आर्टिकलशिप के लिए गए तो जाहिर सी बात है आपने साथ में अपना तीसरा लेवल भी क्लियर करना था, तो आप किस तरह जो है ना टाइम को मैनेज करते थे कि पढ़ाई के लिए टाइम निकालना है, क्योंकि 8-9 घंटे की ड्यूटी उधर होती है, तो फिर आप किस तरह मैनेज करते थे सब कुछ? जी हमजा, बड़ा अच्छा सवाल है। टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि ये आज के स्टूडेंट जिन्होंने स्टार्ट किया है, मैं उनको साथ साथ बताता रहता हूँ कि आज जो आप जिस स्टेज पे हैं, आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं। हमारे इधर FTS होता था, अब शायद FTS ही फुल टाइम स्टूडेंट। तो आपकी जॉब नहीं है, आप स्टडी कर रहे हैं, तो आज आसान है। तो इसको आप, इसका बेनिफिट लें। जब आप फर्म में जाते हैं तो फर्म में यस आपकी 8-9 आवर्स, आपने शायद बताए 8-9 आवर्स, ये नॉर्मल हैं, राइट। फर्म में आपने कहावत सुनेंगे, जाने का टाइम होता है, आने का नहीं होता। तो वहाँ पे आपके जो आवर्स हैं वो एट टाइम्स एक्सीड करते हैं 10-12 आवर्स, राइट, पर डे, बिकॉज ऑफ द वर्क बर्डन। और जाहिर है वो भी आपकी एक लाइफ का एक हिस्सा होता है, जिसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीख रहे होते हैं। तो आपने उसको भी ज़ाहिर है साथ लेके चलना है, और साथ अपने स्टडीज भी करनी है। थर्ड लेवल जो आपका फाइनल लेवल है, अभी आपके 2 लेवल होते हैं फाइनल में, वो भी आपने करने होते हैं। तो उसमें क्या तरीका होता है, अगेन क्योंकि मैंने कहा कि वही आपकी एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि हर चीज़ को अपने, वहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कहें यार मैं आर्टिकल्स करके उसके बाद पढ़ लूँगा। 3.5 साल आर्टिकल्स के बाद आपके जो है वो आप इस एज पे आ चुके होंगे, स्टेज बोथ विद मेंटली, और आपके सराउंडिंग मैसेज आपकी आ रही होंगी, एक्सपेक्टेशंस आ रही होंगी उससे भी। तो उसका तरीका यही है कि आपने, अगेन मैं यही कह रहा हूँ कि आप जैसे मेरी अप्रोच क्या थी, क्योंकि आपकी जो अटेम्प्ट होती है वो तकरीबन 2 साल बाद आती है, 1.5-2 साल बाद, ऑन एवरेज 2 साल बाद ही आती है।
तो उसमें आपके पास 2 ईयर्स का सफिशिएंट टाइम होता है आपके पास फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट। तो उसमें आपने कुछ पेपर्स जो हैं वो स्पेसिफिकली आपने उनको क्लियर, जैसे मैंने जो है वो कॉर्पोरेट लॉज जो कि बहुत बड़ा पेपर होता था, लेंथी पेपर होता था, थ्योरी का पेपर होता था वो, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये 2 पेपर्स जो थे मैंने इनको फ्रॉम स्टार्ट ले लिया आर्टिकल्स के स्टार्ट में। तो आर्टिकल्स के स्टार्ट में आपके पास, क्योंकि आप जूनियर लेवल के ऊपर होते हैं तो वर्क बर्डन उस तरह से नहीं होता और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती आपके ऊपर। तो जो जो आप सीनियर होते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज होती जाती है। तो आप उसका तरीका यही कि आप शुरू में जो ही अब आर्टिकल्स में जब आप जाएं तो आप शुरू वाले टाइम बेनिफिट उठाएं, और जो 2 पेपर आपके हैं, जो 2-3 पेपर जो भी आपके हैं, उनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना शुरू कर दें। और अगेन मैं फिर आगे चल के कहूँगा बाकी में आप कैसे करते हैं, बाकी में यही है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आप 10-12 घंटे अगर आप ड्यूटी करके आए हैं, आप ऑफिस होके आए हैं, तो आपको आधा पौना या घंटा जो है वो आपको करना पड़ेगा, वो आप किसी भी पॉइंट। तो बिल्कुल मुझे याद है कि कुछ ऐसे वक्त भी होते थे कि हम रात को 11 बजे जो है वो ऑफिस से फ्री होके तो वापस जाके डेडिकेशन होती थी, सोच होती थी, तो वो हम जाके उसमें आधा घंटा पौना घंटा वो 2 ईयर्स है उसको अपने बेनिफिट उठाना है। मतलब मैं उस वक्त 2 पेपर उठाए, मैं सजेस्ट करूंगा 2 से ज़्यादा पेपर, 2 ईयर्स ह्यूज स्पैन ऑफ टाइम। और फिर आपके पास वीकेंड होता है, आपकी बाकी जो है इस स्टेज पे आके आपको थोड़ी सी आपकी बाकी एक्टिविटीज़ को कट डाउन करना पड़ता है आपको, क्योंकि आप फुल टाइम स्टूडेंट नहीं है। आपको वीकेंड मिले, आप वीकेंड के ऊपर 2 तरीके हैं, आप या तो किसी दावत में जा सकते हैं या आप पढ़ सकते हैं, राइट, या आप किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं या आप अपनी स्टडीज में हो सकते हैं। तो वो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो टाइम ऐसा होता है कि वहाँ पे आपको बाकी एक्टिविटीज़ को कर्टेल करना चाहिए, और अपने वीकेंड्स को, जहाँ पे आपको आपके वीक डेज में आपके पास टाइम नहीं है, तो वीकेंड को आप यूटिलाइज करें फॉर योर स्टडीज। तो ये मेथड्स हैं आपके ड्यूरिंग द फर्म लाइफ चीज़ों को कोप करने। राइट, थैंक यू सो मच हमजा। होपफुली आपके क्वेश्चन का आंसर इसमें हो गया होगा। सादत का हाथ रेज है। सादत, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आपने फेलियर के साथ कैसे कोप किया? क्योंकि मैंने देखा है कि समटाइम्स, और ऐसी एग्जांपल्स भी हैं कि बहुत स्टूडेंट्स हैं जिन्हें फेलियर आता है, समटाइम्स 2-3 टाइम्स आता है, तो वो फिर डिसहार्ट हो जाते हैं, सीए छोड़ देते हैं। तो आपने इस स्टेज में कैसे अपने आप को बैकअप किया कि नहीं मैंने करना है? वैसे मैं आपको बताऊं, एक कोट मशहूर है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के लिए कि इसमें कोई फेलियर नहीं होता, देयर इज नो फेलियर। अगर आप एक चीज़ को अभी नहीं कर पाए तो आप इसको अगली अटेम्प्ट में कर सकते हैं। तो एक चीज़ हो चुकी, फॉर एग्जांपल मैं अपनी एक एग्जांपल लूँ, आपने पैनिक नहीं होना होता। मैंने एक पेपर मेरा फेल हुआ, तो अब क्या हो सकता है, उसके 2 सॉल्यूशन। एक तो ये हो सकता है कि मैं उसको लेके बैठ जाऊँ, डिमोटिवेट हो जाऊँ, कहूँ यार ये नहीं होता, ये नहीं हो सकता। तो एक तो ये सोल्यूशन है। दूसरा चीज़ ये है कि मैं फिर उससे ज़्यादा स्ट्रगल करूँ, कि क्योंकि अब इसका कुछ रिवर्स तो हो नहीं सकता कि या तो या छोड़ दूँ, छोड़ने वाला ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास, मैंने इसे पास तो करना है, राइट। तो व्हाट जो हो चुका वो हो चुका, ये इस थ्योरी के ऊपर। और आप फ्यूचर के ऊपर आप देखें यार कि मैं इसको क्या मेरी शॉर्टकमिंग्स थी, आप अपने टीचर से कंसल्ट, अभी आपके पास बहुत ज़्यादा इस चीज़ की अवेलेबिलिटी होती है, आप टीचर्स की अवेलेबिलिटी होती है, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप अपना वीक पॉइंट आपको खुद भी पता होता है। और समटाइम्स मैं आपको ये बताता हूँ कि जब स्टूडेंट पेपर करके आता है, मास एक मौके के ऊपर जहाँ पे मैं आई वाज रॉन्ग कि ये पेपर पास होगा या फेल होगा, बाकी 99% केसेस में स्टूडेंट्स को पता होता है कि ये पेपर इन्होंने किया है, इसमें ये पास होंगे या नहीं होंगे। बहुत कम चांसेस होते हैं जहाँ पे आप टच एंड गो होता है, जैसे 40, 48, 49 पे होते हैं, वहाँ पे आप कह सकते हैं कि आप थोड़े से कंफ्यूज थे। अदरवाइज आपको पता होता है आपने फेल होना है या पास होना है। तो ये आपको और आपको अपनी गलती को भी अंदाजा होता है स्टूडेंट्स को। तो फेलियर को कोप करने का तरीका यही है कि आपने नेक्स्ट टाइम ज़्यादा मेहनत करनी है। राइट सर, ये भी 2 हाथ रेज हुए हैं, तो मैं उनसे पहले कुछ चैट के अंदर सवाल आए हैं उनको पहले टेकअप करना चाहूँगा। एक सवाल आकिब ने पूछा है कि सर अटेम्प्ट्स मैटर करती हैं बिग 4 में इंडक्शन के लिए? जी बिल्कुल, अटेम्प्ट्स मैटर करती हैं बिग 4 में इंडक्शन के लिए। वो एफटीएस करते हैं, एफटीएस बताते हैं कि एफटीएस से ऑनवर्ड जो है वो आप अप्लाई करें। तो बिल्कुल बिग 4 में इंडक्शन के लिए आपकी अटेम्प्ट्स मैटर करती है। अच्छा, अगला सवाल भी उस्मान ने चैट में भेजा हुआ है, वो यही है कि सर अप टू व्हाट एक्सटेंट अटेम्प्ट्स मैटर इन सीए एंड
its impact on career, and how to overcome that time gap as articleship starts after 1.5 years ideal time and attempts prolonged time duration. Thanks. यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जो अटेम्प्ट आर्टिकल सीए में अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं उसका तो सर ने ऑलरेडी आंसर दे दिया, और ये जो 1.5 इयर्स का जो आइडियल टाइम, इस सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दें और इसका आंसर भी दे दें। अच्छा, मैं 1.5 ईयर्स अगर आप सी इंटरमीडिएट की बात करें आइडियल टाइम है, तो मैं तो आइडियल टाइम ठीक है, आप इसको एक चीज़ को जज कर रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं जिसने साल में कर लिया वो फिर उससे भी ज़्यादा चीता होगा। तो बिल्कुल आप जितना जल्दी करें, इसकी कोई दो राय नहीं है कि ये पॉजिटिव नहीं है, ये तो पॉजिटिव है कि आप जितना जल्दी कर लें, और 1.5 साल में आप कर लेते हैं तो आप तो बहुत अच्छा है। बट अगेन मैं आपसे ये कहूँगा कि ये कोई आइडियल अटेम्प्ट नहीं है आप उस तरह से नहीं कर पाए जिस तरह से एक और बच्चा कर पाया। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपकी अपॉर्चुनिटीज खत्म हो चुकी हैं, राइट। आप बच्चे ने पूछा जी कि बिग 4 में अटेम्प्ट्स मैटर करती हैं, यस मैटर करती हैं, मैंने आपको बताया। बट क्या आप बिग 4 में ना हुए तो क्या आपकी आपका जो कैरियर है वो खत्म हो जाएगा, या आपका कैरियर उस तरह से फ्लरिश नहीं हो सकता जिस तरह से एक बिग 4 के बच्चे का होता है? तो मैं इससे भी डिसएग्री करता हूँ, राइट। हो सकता है मैं अगर इसका मेरिट्स और डीमेरिट्स पे, दोनों के मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। अगर आप मेरिट्स पे जाएं तो अगर आप बिग 4 से किसी नीची वाली फर्म में आएंगे तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है एज कम्पेयर टू बिग 4, क्योंकि बिग 4 में आपकी ज़्यादा स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो हर चीज़ के अपने मेरिट्स या डीमेरिट्स हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप एक चीज़ को नहीं कर पाए 1.5 ईयर्स में नहीं कर पाए, आप उससे अगर आइडियल टाइम लेके चल रहे हैं, तो इंस्टेड कि आप उसका एक पैनिक लेके जहन में, आप कोशिश जरूर करें, आप 1.5 साल में कोशिश करें, 2 साल में कोशिश करें। अगर नहीं होता तो आप अपनी एफर्ट अपनी पेस के साथ, एज लॉन्ग एज यू आर स्ट्रगलिंग और आप एफर्ट कर रहे हैं, तो यू विल बी रिवार्डेड लेटर और सूनर। वेरी राइट, वेरी राइट। अच्छा, एक और सवाल भी चैट में है कि हाउ डिड यू कम टू टीचिंग प्रोफेशन? मलाइका पूछेंगे। अच्छा, टीचिंग प्रोफेशन में बेसिकली क्योंकि मेरी जो स्किल्स हैं, जो मुझे फील होता है और जो कि फीडबैक भी है, वो ये था कि मैं आई कैन एक्सप्लेन थिंग्स बेटर। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप अगर एक अच्छे स्टूडेंट है तो एक आप अच्छे टीचर भी हूँ। जो टीचर में जो है वो यही होता है कि आप अपना नॉलेज जो है कितनी आसानी के साथ जो है वो कर सकते हैं। तो ये मुझ में जो है ये स्किल मुझे फील होता था कि है ड्यूरिंग आर्टिकल्स या उसके बाद आपके जॉब में भी। तो वहाँ से मेरा ये प्रोफेशन बना, टीचिंग मेरा प्रोफेशन बना, सेकंड प्रोफेशन बना। और इसके अलावा एक चीज़ और भी कि जो टीचिंग है उसकी जो पॉजिटिविटी है वो ये है कि जब आप इंडस्ट्री में चले जाते हैं तो आप किसी हद तक अपने जो नॉलेज है, नॉलेज बेस से थोड़ा दूर होते जाते हैं, बुकिश नॉलेज से थोड़ा दूर होते जाते हैं। क्योंकि आप जब एक कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप क्वालिफाइड सी हैं, तो आप ज़ाहिर डबल एंट्री तो नहीं कर रहे होंगे, डेबिट क्रेडिट तो नहीं कर रहे होंगे। वहाँ पे आपका रोल कुछ डिफरेंट होगा। तो वहाँ पे आप फिर चीज़ें जो है कुछ चीज़ें जो है बुकिश नॉलेज जो है वो से दूर होते रहते हैं। तो एक वजह ये भी थी कि आपको नॉलेज को और अपनी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उसको अपकीप करने के लिए भी टीचिंग जो है वो एक मेरा शौक था। राइट। यानी इसको मैं अगर ऐसे एक्सप्लेन करूं कि जो आप प्रोफेशनली चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं उसके साथ साथ बुक की इंपॉर्टेंस भी उतनी ही ज़्यादा है, और बुक की इंपॉर्टेंस को मेंटेन करने के लिए टीचिंग प्रोफेशन एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है कि आप अपनी बुक के साथ भी इन टच रह सकें। अच्छा, तलहा ने हाथ रेस किया हुआ है। तलहा, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, आपे और सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि आर्टिकलशिप में जो फर्म पे करती है मतलब चार्टर्ड अकाउंट को, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और क्या वो वाकई फाइनेंशियल सपोर्ट देती है किसी बंदे को, यानी हर कोई वेल्दी फैमिली से बिलोंग नहीं करता? तो प्लीज़ एक्सप्लेन कर दो। अच्छा, एक तो जो आप जब सीए में सॉरी आप फर्म में जाते हैं तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होते, आप ट्रेनी स्टूडेंट होते हैं। आप सीए कैफ होते हैं आप बेसिकली, या सी इंटरमीडिएट होंगे। तो उसमें आपको सैलरी तो नहीं पे की जा रही होती, उसमें वर्ड यूज है स्टाइपेंड का, राइट। वो स्टाइपेंड जो है वो डेफिनेटली 13-14 आजकल 13,000 समथिंग है अगर आप कैफ हैं। तो इससे पहले इससे भी कम था। फाइनेंशियल सपोर्ट होती है इसके साथ, मैं कहूँगा कि मैनेज हो जाता है चीज़ें। बट स्टिल ये इतनी आज के दौर में इतना नहीं है कि आप कहेंगे यार कि मैं इससे बहुत सी चीज़ें, तो स्टिल
आप कहने का थोड़ी बहुत सपोर्ट जो है वो अगेन आपको उस लाइफ में भी चाहिए होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होती है। सही। उमर जेब ने भी हाथ रेज किया, होपफुली तला आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया होगा। उमर जेब, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब कोई भी ट्रेनी कैफ क्वालिफाई करके किसी भी फर्म में किसी भी इंडस्ट्री में ट्रेनिंग के लिए जाता है, तो वहाँ पे एक जो फर्म होती है वो बेसिकली एक ट्रेनी से क्या चीज़ रिक्वायर करती है उसको हायर करने के लिए, और सेकंड चीज़ ये है कि सॉफ्ट स्किल्स कितना मैटर करती हैं आपको ऑडिट फर्म में या किसी भी इंडस्ट्री वगैरह में। अच्छा, मैं इसमें ये आपको बता दूं कि फर्म्स जो हैं टेस्ट लेती हैं और उनका एक अपना इंटरव्यू का टेस्ट लेती हैं। टेस्ट प्लस इंटरव्यू भी हो सकता है या सिर्फ इंटरव्यू भी हो सकता है। वहाँ पे वो क्या स्किल्स असेस करती हैं, मैं कुछ फर्म्स के साथ उनके टेस्ट के सिस्टम के साथ डिसएग्री भी करता हूँ कि एक बच्चा जो कि टाइम लगा के CA कैफ क्वालिफाई करके आए, उसके नॉलेज को दोबारा एक टेस्ट के थ्रू टेस्ट करना थोड़ी सी ज्यादती है। बिकॉज और ऐसे टेस्ट के जिसमें आप सारे पास पेपर्स डाल दें और डिटेल में क्वेश्चंस पूछें जो कि उसने शायद कैफ के शुरू के लेवल पे पढ़ा था, वो आप उसे आज टेस्ट कर रहे हैं, थोड़ी सी ज्यादती भी है। बट अगेन वो उनका एक टेस्ट और इंटरव्यू का सिस्टम होता है। क्या स्किल्स आपसे वो रिक्वायर कर रहे होते हैं, बेसिकली हर फर्म की अपनी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, वो देख रही होती है कि आपने वो बच्चा, जैसे आपने कहा सॉफ्ट स्किल्स की बात की, वो देखते हैं कि बच्चे का नॉलेज बेस क्या है। ठीक है, वो बच्चे के, क्योंकि आपके पास वहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, कभी अप्लाई नहीं किया होता, तो कुछ सिनेरियोज बना के टेस्ट करते हैं क्या बच्चा जो है वो इस नॉलेज को कहीं अप्लाई करना चाह भी रहा है या नहीं कर सकता भी है या नहीं कर सकता। ये कुछ स्किल जो है हर फर्म की फर्म टू फर्म मैटर करती हैं, राइट। कुछ फर्म स्ट्रेट वे आपका इंटरव्यू लेंगी, आपसे वो बुकिश नॉलेज पूछेंगी आपसे, जो कि मैं कहूँगा थोड़ा सा बेटर भी आपका जो आपके लेटेस्ट पेपर्स हैं, फॉर एग्जांपल ऑडिट वगैरह, उससे चीज़ें पूछती हैं, वो आपको पता होती हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे तो फर्म कैफ लेवल पे कहीं आपने प्रैक्टिकल अप्रोच तो कहीं भी नहीं पड़ी होती, तो प्रैक्टिकली चीज़ें पूछना जो है वो थोड़ी सी है, तो वो उस पर जो है अगर आपको बुकिश नॉलेज है तो वो जो है उसको वही उनका क्राइटेरिया होता है, मेन क्राइटेरिया तो यही है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी अच्छा, एक और क्वेश्चन उस्मान ने चैट में पूछा हुआ है जो कि इंटर रिलेटेड है उनके पिछले क्वेश्चन से, कि अगर अटेम्प्ट्स लग जाएं कैफ में तो आपकी डिग्री की वर्थ कम हो जाती है और आपकी इंडक्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। नहीं, मैं जी बिल्कुल, मैं डिग्री की बात तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कम होती है, और इंडक्शन के चांसेस अगेन मैं कहूँगा कि अगर आपकी ज़्यादा अटेम्प्ट्स होगी तो हो सकता है आपको बिग 4 में थोड़ा मुश्किल हो जाए, या बिग 4 में नहीं तो मतलब आई डोंट नो सिर्फ बिग 4 क्यों, आप बिग 10 में भी आप कहीं ना कहीं अगर आप हो जाते हैं, या किसी भी फर्म में आप हो जाते हैं, तो एज लॉन्ग एज के आपको आप में खुद में वो स्किल्स हैं, आपको मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको फर्म में जाके फर्म का नाम एक हद तक आपको सपोर्ट करेगा, और अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है, आप चीज़ों को अप्लाई करना नहीं आता, आपने क्वालिफाई कर लिया बट आपको चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकली नहीं आती, राइट, या आप करना नहीं चाहते काम, तो फर्म का नाम भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, राइट। तो चाहे फर्म कोई भी हो, किसी भी जगह पे हो, टॉप 4 हो, टॉप 10 हो, या कहीं भी आप हैं, अगर आप में वो स्किल्स हैं और आप वो स्किल्स एक्वायर करना चाहते हैं, आप में वो डेडिकेशन हैं, तो बिल्कुल भी ना तो आपकी डिग्री के ऊपर वर्थ होती है, कम होती है, और ना ही आपकी फर्म में आपकी किसी भी तरीके से आपको कोई हर्डल आती है। बल्कि मैं आपको कुछ स्पेसिफिक केसेस जो जिनको मैं जानता भी हूँ, वो ऐसे भी हैं कि जो छोटी फर्म्स में हैं, जिनको आप छोटी फर्म्स कहते हैं, राइट, और उसमें उनका लर्निंग का लेवल जो है वो बड़ी फर्म से कहीं ज्यादा है। उसकी रीजन क्या है, राइट, उसकी रीजन एक्सपोजर। आप जब बड़ी फर्म है तो आप जैसे मशहूर है कि जब अगर आप बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उस बड़ी कंपनी में आप ऐसे ही काम कर रहे हैं जैसे एक मशीन में एक पुर्जा है, राइट, वो पुर्जा वहाँ पे फिट हुआ है, बस वो अपना फंक्शन कर रहा है। तो इस तरह से अगर आप एक बड़ी फर्म है, रिनाउंड फर्म है, जहाँ पे उसके हर एक चीज़ जो है वो हायरार्की में चल रही है, तो आप वहाँ पे एक पुर्जा है, आपको एक स्पेसिफिक पोर्शन दिया जाएगा कि आप ये कर लें। फॉर एग्जाम्पल ऑडिट में आप, और ऑडिट में भी आपको कुछ स्पेसिफिक सेक्टर दे दिए जाते हैं, आप कहते हैं जी टेलीकॉम सेक्टर में आपने आपने पहले साल आप टेलीकॉम सेक्टर पे गए कि किसी एक ऑडिट पे गए, और आपको अगले साल में उन्हीं पे किए हुए, क्योंकि फर्म का तो अपना स्टेक है, उसने तो उस हिसाब से लेके चलना है आपको, तो आपने उसने आपको ट्रेन अगर वहाँ पे किया हो तो उसी पे ही आपको करेंगे। तो जबकि एज कम्पेयर टू छोटी फर्म्स, मैं देखा है लड़कों को
जिनको जब मैं अपने आप को उनके साथ कंपेयर करता था तो मुझे सिर्फ शायद ऑडिट का और टैक्स का काम पता होता था, बट उनको टैक्स का भी ज़्यादा पता होता था और ऑडिट का थोड़ा कम। तो बेसिकली जितनी छोटी फर्म्स होंगी उसमें आप क्या कह रहे हैं कि एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, आप ज़्यादा चीज़ों की तरफ से मल्टीपल चीज़ों में, ऑडिट में भी जा सकते हैं, टैक्स में भी देखा होगा आपने, कंसल्टेंसी में भी देखा होगा, जबकि बड़ी फर्म्स में ये मुश्किल होता है, पॉसिबल नहीं होता। जी, इसको सर मैं अगर रिलेट करूं तो बड़ी फर्म्स जितनी बड़ी होती जाती हैं तो वहां पर एसओपीज बन जाती हैं। एसओपीज में फिर वही बात है आपकी वाली के एक प्रोसेस बन जाता है, उसी प्रोसेस को आपने फॉलो करना है और प्रोसेस को बाईपास करना फिर मुश्किल हो जाता है। जबकि छोटी फर्म्स के अंदर वो एक बाइंडिंग नहीं होती, आपको लर्निंग कहीं से भी मिल सकती है। जी बिल्कुल सर, आपको बिल्कुल ऐसे ही है। आप बड़ी फर्म में जो है एक स्पेसिफिक रोल आपको दिया जाएगा, उसी के ऊपर आपको ट्रेन किया जाएगा और उसके बाद फर्म यूटिलाइज करेगी आपको कि आपने बेनिफिट क्या देना है फर्म को, राइट। उसमें डेफिनेटली आपकी अपनी स्किल्स भी ग्रूम हो रही होंगी, लेकिन उस पर्टिकुलर स्फीयर में हो रही होंगी, ग्रूम हो रही होंगी। जबकि आपकी दूसरी फर्म्स में, अगेन मैं इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है वो बड़ी फर्म में जाने से डिस्करेज हों या छोटी फर्म्स को प्रेफर करें, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी स्टडीज पे फोकस करें और ये 1.5 साल का जो आपने आइडियल टाइम रखा हुआ है, आप बिल्कुल इसको ट्राई करें। नहीं अचीव होता आप नेक्स्ट 2 ईयर्स में करें, 2.5 ईयर्स करें, 3 ईयर्स में करें। आपने पेपर पास करने हैं और पेपर पास करके आपने कोई फर्म ज्वाइन कर लें। आप ठीक है अपने पैरामीटर्स के ऊपर उसको परख के आप कोई भी ज्वाइन कर लें, फर्क नहीं पड़ेगा एज लॉन्ग एज आपके अपने अंदर स्किल्स हैं, आपके अपने अंदर कैलिबर है, तो फर्म जो है, फर्म का नाम एक हद तक मैटर करता है, उससे ज़्यादा नहीं करता। राइट, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, कुछ थोड़े से क्वेश्चंस और हैं। एक मोहसिन ने हाथ रेज किया हुआ, मैं चाहूंगा मोहसिन आप भी अपना क्वेश्चन पूछ लें, फिर कुछ चैट में क्वेश्चन है वो। वालेकुम सर। सर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो होती है आर्टिकलशिप और जो आम ऑडिट फर्म में ट्रेनिंग होती है, उसमें क्या डिफरेंस होता है और कौन सी बेहतर रहती है? अच्छा, फर्म बेटर है या इंडस्ट्रियल आर्टिकल्स बेटर है? दोनों बेटर हैं, मतलब इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है आपका। एक तो मैं ये कहूँगा कि एक तो ये वाइडर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, कि पहले सिर्फ फर्म्स होती थी, अभी आपके पास इंडस्ट्री में भी हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है और कुछ पिछले कुछ कोविड की वजह से अपॉर्चुनिटीज भी फर्म्स में कम हुई हैं। तो इंडस्ट्रीज को जो है ओपन करना ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल है फॉर स्टूडेंट्स। दोनों में हर एक के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। आपकी अगेन आप किस प्रोफेशन में हैं, किस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि आप चाहते हैं यार कि मैं सही है, मैं पिटसेल में अगर कर लूँ, आर्टिकल्स कर लूँ और टेलीकॉम का एक बड़ा जॉइंट है, तो मैंने रहना भी मेरा शौक भी जो है वो यही है, टेलीकॉम ही है, तो बस सफिशिएंट है मेरे लिए। मुझे जो पिटसेल के प्लस माइनस हैं वो मुझे सारी चीज़ें पता हो जाएं। जब ऑन द अदर हैंड आप कहते नहीं यार मैं फर्म में जाऊँगा, फर्म में मुझे ऑडिट के डिफरेंट एक्सपोजर मिलेंगे, राइट, डिफरेंट पिटसेल भी मिलेगा मुझे, बाकी पेट्रोलियम की चीज़ें भी मिलेंगी, क्लाइंट्स भी मिलेंगे, तो मुझे एक्सपोजर डिफरेंट होगा। तो हर एक का अपना एक प्रोज एंड कॉन्स है, तो या ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या चाहते हैं। राइट, थैंक यू सो मच सर। सर एक 2-3 क्वेश्चंस रह गए हैं, फिर हम सेशन को कंक्लूड करते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि हम ज़ाहरा पूछ रही हैं कि आउट ऑफ कंट्री भी अप्लाई कर सकते हैं अगर जी बिल्कुल आप आउट ऑफ कंट्री भी किसी भी कंट्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपके बहुत ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आपके ICAP के पूरी डिटेल्स इसकी अवेलेबल है। बहुत सारे आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ना सिर्फ मिडल ईस्ट में, इवन यूरोप में भी और अमेरिकन कंट्रीज में भी हैं। राइट। और सर उमर ने दोबारा क्वेश्चन पूछा है कि जो जैसे जैसे पेपर्स पास करते जाते हैं तो स्टाइपेंड इंक्रीज होता जाता है ट्रेनिंग आर्टिकलशिप में? जी बिल्कुल, उसका बिल्कुल आपके अवेलेबल है आपके वेबसाइट के ऊपर कि आपके पेपर्स जब पास होते हैं तो उसमें आपका बिल्कुल स्टाइपेंड जो है वो विद दैट पेपर्स इंक्रीज, जो आपका पेपर्स पास आपका इंक्रीज होता रहता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये है कि सर आर्टिकल्स कितने टाइम के होते हैं, और फॉर एग्जांपल अगर हमने 2 इयर्स कंप्लीट किए हैं आर्टिकल्स के, तो आगे आर्टिकल को कंटिन्यू करना ज़रूरी होता है या फिर छोड़ के सिर्फ अपने पेपर्स की तरफ कंसंट्रेट कर सकते हैं? जी, आर्टिकल का जो टेन्योर है वो अगर आपका कैफ है तो 3.5 ईयर्स के हैं, 3.5 ईयर्स के हैं। और इसमें
ऐसा नहीं कि आप 2 साल करके बाकी पेपर पे फोकस कर सकते हैं। 2 साल के बाद मैंने वो जो शायद जिक्र किया था, वो आपकी अटेम्प्ट आती है, फर्स्ट अटेम्प्ट आती है, तो आपके आर्टिकल चल रहे होते हैं, राइट। वो आप लीव पे जाएंगे, आप पेपर दे के आएंगे, वापस आप फर्म ज्वाइन करेंगे, तो आपके 3.5 साल के आर्टिकल्स आपने इन कंटिन्यूटी जो है वो कंप्लीट करने होते हैं। अगर आप इन बिटवीन छोड़ेंगे तो वो आपके आर्टिकल जो है वो टर्मिनेट हो जाते हैं। राइट। और एक क्वेश्चन सर के आर्टिकलशिप में एडवाइजरी, ऑडिट और टैक्स में ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? ज्यादा वैल्यू अगेन आपके डिपेंड करता है आप क्या शौक है आपका ना। आप एडवाइजरी में जाना चाहते हैं, आप टैक्स सीखना चाहते हैं, या आप ऑडिट में। तो आप फर्म्स में जो है वो आपके पास कुछ फर्म्स में आपके पास ऑप्शन भी होता है कि आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। कुछ फर्म्स में आपको स्पेसिफिकली हायरिंग ही सेपरेट होती है, और कुछ फर्म्स में जो है आपके पास ऑप्शन होता है, आप तीनों में जा सकते हैं। तीनों एट ए टाइम तीनों में जाएंगे आप। जैसे पहले आप कुछ टाइम ऑडिट में गुजारेंगे साथ, या कुछ एडवाइजरी की असाइनमेंट्स भी कर रहे होंगे, और कुछ जो है वो आप टैक्स के असाइनमेंट्स कर रहे होंगे। तो कौन सा बेटर है, अगेन कोई क्योंकि जब आप बड़ी फर्म्स की विश करते हैं, तो बड़ी फर्म्स में तो आपको स्पेसिफिकली आपको फिर एक डिपार्टमेंट में रखा जाएगा। टॉप 10 में आप जा रहे हैं तो आपको ऑडिट में लिया तो ऑडिट में ही रखेंगे आपको वो। तो छोटी फर्म में जाएंगे तो आपको मल्टीपल एक्सपोजर। तो मैं अगेन कहूँगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस में हैं, एज लॉन्ग एज आप कहते हैं यार मैंने टैक्स का प्रोफेशनल बनना है, मैंने टैक्स का काम करना है, तो आप टैक्स में जाएं, राइट। अच्छा सर, एक सवाल और हमारे पास फेसबुक पे आया हुआ है, वो ये कि छोटी फर्म्स ज्यादा स्टाइपेंड पे करती हैं या फिर बड़ी फर्म ज्यादा स्टाइपेंड पे करती हैं? अच्छा, इसमें जो स्टाइपेंड है वो आई कैप ने ऑलरेडी आपका मेंशन किया हुआ है, मिनिमम रेट्स में बताए हुए हैं। तो ऑलमोस्ट सारी फर्म्स जो हैं वो उन्हीं रेट्स के ऊपर पे कर रही होती हैं। छोटी बड़ी जितनी भी फर्म्स हैं वो आई कैप का मिनिमम रेट्स जो भी है उसके ऊपर पे कर रही होती है। कुछ फर्म्स जो हैं वो एडिशनल पे कर रही होती, वो आपके कुछ एडिशनल, फॉर एग्जांपल आप आउट स्टेशन जा रहे हैं उस वजह से आपको कुछ एडिशनल लोन्स दे देती हैं कुछ फर्म्स, नॉट स्पेसिफिकली। तो जो स्टाइपेंड होता है वो यूनिफॉर्म है आपका थ्रू आउट। सही सर, क्वेश्चंस तो और भी आते जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास सेशन का टाइम क्योंकि 1 आवर था, तो हम सेशन को अब यहाँ पर जो है वो एंड करेंगे। और इस हवाले से जो भी आप लोगों के फर्दर क्वेश्चंस हैं वो आप फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हैं, और फिर हम फेसबुक पे ही डायरेक्टली आपको सर के थ्रू रिप्लाई करवा देंगे, ताकि आप लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग है वो इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँच जाए। इसके बाद इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी सर को इनवाइट करते रहेंगे, तो कुछ क्वेश्चन बाद में भी हम उनसे आपको आंसर्स लाइव दिलवा सकेंगे। लेकिन क्योंकि ये टाइम हमने डेडिकेटेडली 1 आवर का रखा था, तो हम उससे एक्सीड कर गए। तो इन द एंड एक सवाल मेरा सर से जो मैंने कहा था मैं आखिर में पूछूंगा कि सर आपकी जो बिगेस्ट स्ट्रगल है अभी तक लाइफ में, वो सर एक्सप्लेन कर सकें अगर, कि आपने अभी तक सबसे ज्यादा स्ट्रगल किस फेज में या किस चीज में की है? सर स्ट्रगल जो है, स्ट्रगल इज कोई एंड प्रोसेस नहीं है, कहीं पे भी ख़त्म नहीं होती। बिकॉज आप एक चीज़ प्लान करते हैं मैंने ये करना है, फॉर एग्जांपल पहले स्टेप में अगर फेज में जाएं तो आप कहें जी मैंने अगर सी फील्ड की स्पेसिफिकली बात करूं, आप कहते हैं जी मैंने कैफ करना है, आप कैफ कर लेते हैं। तो आप नेक्स्ट स्ट्रगल आपकी मैंने फर्म, तो स्ट्रगल कहीं ख़त्म नहीं होती। सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या थी, जो कहने सबसे बड़ी मुश्किल जो थी वो थी, ठीक है, एक मेरा पेपर आईटी का वो था, वो मुश्किल थी बट वो हो गया। बट जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था वो था फर्म के साथ टाइम मैनेज करना। बिकॉज बड़ा मुश्किल होता है, आप आते हैं रात को 10 बजे आप आ रहे हैं, 9 बजे आ रहे हैं, इवन 6 बजे भी आ रहे हैं, तो आपको पूरा दिन आप ऑक्यूपाइड रहे हैं और मेंटली ऑक्यूपाइड रहे हैं। तो उसके बाद आके इस चीज़ के ऊपर आना कि मैंने वो 30 और मिनट्स जो मैंने निकालने हैं फॉर स्टडीज़, वो ये बड़ा सबसे मुश्किल सबसे टफ टाइम है। वंस के आप इसके आदी हो जाएं तो देन गोइंग गुड अच्छा है। बट ये मैनेज करना कि बस आप 6 बजे आए, आप 7 बजे आए, आप 8 बजे आए, आपके पास और कोई एक्टिविटी हो ना, आप मेंटली इतने रिटार्ड हुए होते हैं, आप सोचते हैं कि यार मैं जो है मुझे आई नीड रेस्ट, बट वहाँ पे आपको टाइम निकालना स्टडीज़ के लिए, ये सबसे मुश्किल, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं भी यही कहूँगा कि यह शायद फर्म लाइफ में स्टडीज़ को साथ लेके चलना एक मुश्किल था। ऑलराइट सर, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने हमें इतना टाइम दिया और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड किया। ऑल दो क्वेश्चंस अभी भी आ रहे हैं,
ये क्वेश्चंस हम कोशिश करेंगे कि ये फेसबुक पे हम लोग इनको आंसर दे सकें, या फिर जो क्वेश्चन जूम के थ्रू हमारे पास आए तो हम उनको व्हाट्सएप ग्रुप में रिप्लाई कर सकें। तो अभी हम सर से जो है वो इजाज़त चाहेंगे, और आप सब लोगों से भी मैं इजाज़त चाहूँगा, और मैं दुआ करूँगा कि ये रमज़ान हमारे लिए बरकतों का महीना रहे, और जिस बीमारी की वजह से हम इस वक्त सिर्फ वेबिनार्स में इन्वॉल्व हुए हैं, तो हम ये फिज़िकली सेमिनार्स भी कंडक्ट करा सकें, और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और इस बीमारी से निजात अता करे। आप सब लोग अपना बहुत ज़्यादा रखिएगा। इंशाल्लाह अगली मुलाकात होगी जल्द ही। उस वक्त तक आप सब लोगों से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज सर।